आज आज़ादी की सालगिरह है, आप सबको बहुत-बहुत मुबारक। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तब का दिन और आज का दिन या उस दिन से पहले के दिन और उस दिन से बाद के दिन, ये भारत के इतिहास में, भारत की ज़िंदगी में 2 बिल्कुल अलग वक़्त लेके आए। हम नहीं कल्पना कर सकते वाक़ई कि गुलामी का समय कैसा रहा होगा और गुलामी की कहानियाँ हम सुन लें, अंग्रेज़ों के ज़ुल्म हम सुन लें, लेकिन ये उनको महसूस करना हमारे लिए बहुत कठिन है। और जैसा मैं अक्सर आपके पास आता हूँ, पंडित नेहरू की बात करने, उनके कामों की बात करने कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो सब बातें आपसे होती रहती हैं। आज का जो टॉपिक मैंने तय किया कि लाल किला और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आज ये तय करने का एक ख़ास मकसद ये रहा कि 15 अगस्त के मुबारक दिन जो हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री होता है, कोई भी शख़्स उस गद्दी पे बैठे, वो लाल किले की प्राचीर पर या लाल किले की दीवार पे जैसे कि उसे नेहरू जी उसे दीवार ही कहते थे, प्राचीर शब्द बाद में आया। तो वहाँ से वो भारत की आवाम को जो एक तो सामने बैठी रहती है, उसे और जो सामने नहीं बैठी रहती है, उसे पुराने ज़माने में रेडियो से और आज के ज़माने में टेलीविज़न और दूसरे माध्यमों से संबोधित करता है। तो पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री क्यों लाल किले से ही संबोधित करता है? ऐसा हमारे संविधान में कोई विधान तो है नहीं कि प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को देश को संबोधित करना है या लाल किले से ही संबंधित संबोधित करना है। ये तो एक रवायत है और ये रवायत पंडित नेहरू ने शुरू की थी। इसकी वजह भी थी कि दिल्ली ज़ाहिर है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में होगा तो वो दिल्ली से ही जी जल से वो खिताब करेगा। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि पंडित नेहरू मान लीजिए चाहते तो कुतुब मीनार के ऊपर से खड़े होके हिंदुस्तान को संबोधित कर देते, क्या कमी थी? और कुतुब मीनार तो लाल किले से काफ़ी पुरानी है। या वो चाहते तो इंडिया गेट के मैदानों से जनता को संबोधित कर देते। इंडिया गेट के मैदान उससे काफ़ी नए हैं। दिल्ली में पुराना किला है, जहाँ पे हुमायूँ रहता था, जो हुमायूँ का किला है। और भी बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक जगहें दिल्ली में हैं, लेकिन नेहरू ने लाल किला चुना। तो लाल किला चुनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो हमारी आज़ादी का एक बड़ा पुराना प्रतीक है। वो इसलिए बड़ी चीज़ नहीं है कि शाहजहाँ ने उसे बनवाया था। वह इसलिए बड़ी चीज़ है कि 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ और बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के दूसरे राज्यों में एक अलख जगी हुई है। सैनिक मैदान पे आ गए, राजे-रजवाड़े अपनी तलवारें लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ उतर आए। लेकिन वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं हो पा रहा था। उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम तब माना गया जब विद्रोही सैनिक लाल किला पहुँच गए और उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को बुलाया, उनसे कहा कि आप हमारे बादशाह हैं और ये हमने लड़ाई की और हम अंग्रेज़ों को हराएँगे। तो उस लाल किले पे जब सैनिकों ने कब्ज़ा कर लिया और दिल्ली से अंग्रेज़ों को भगा दिया, भले ही चंद रोज़ के लिए हुआ हो, तो वो जो परचम फहराया था, जो अंग्रेज़ों को भगाया गया था और लाल किले पे उसका जश्न मना था, इसलिए एक तरह से हमारी आज़ादी का पहला जश्न लाल किले में मना था। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि आपको सबको याद होगा कि भारत तो सन 47 में आज़ाद हुआ, लेकिन उसके पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर भारत की निर्वासित सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। वहीं उन्होंने जनगण मन को हमारा राष्ट्रगान बनाया था। उन्होंने और कैप्टन राम सिंह ने मिलके जो जनगण मन है उसकी धुन तैयार की थी। तो जब वो सारे काम सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, बाद में सन 45 में एक विमान दुर्घटना में ऐसा कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ और वो विश्व युद्ध वो शक्तियाँ हार गईं, जिनके दम पर सुभाष चंद्र बोस को यकीन था कि भारत को आज़ाद कराएँगे। और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किए गए और उनके जो सबसे मशहूर सेनानायक थे, वो लाल किले में बंद किए गए और लाल किले में उनका मुकदमा चला। तो सिर्फ़ 1857 की लड़ाई में ही एक सिम्बॉल बनकर हमारे सामने लाल किला नहीं आया था। लाल किला जब आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रतीक बनकर उभरा और उनका केस लड़ने के लिए देश के उस ज़माने के बड़े-बड़े कांग्रेसी, बड़े-बड़े वकील गए, लेकिन उन वकीलों का जो लीडर था, जो मेन वकील था,
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जिन्होंने कभी एक तरह से काला कोट पहना ही नहीं, जो बैरिस्टर बनने के तुरंत बाद देशभक्ति के काम में लग गए, उन्होंने अगर ज़िंदगी में कभी गंभीरता से उस काले कोट को पहना, तो वो तब पहना जब वो लाल किले में वहाँ बंद आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों का मुकदमा लड़ने गए। ये इसका दूसरा महत्व था। इसीलिए जब भारत आज़ाद हो गया और वह मशहूर भाषण जो आपने सुना होगा, जो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से हम सबको वो भाषण याद है। यहाँ मैं ये ज़िक्र भी कर लूँ कि वो भाषण आप हमेशा अंग्रेजी में सुनते होंगे, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला भाषण, लेकिन वह भाषण पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी में दिया था। संक्षिप्त था, उसके बाद फिर उन्होंने वो अंग्रेजी में भाषण दिया। ये हम हिंदी वालों की विडंबना है कि हम अंग्रेजी में जो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, उसी को सुनते रहते हैं, उसी पे मोहित होते रहते हैं और कई बार ये कहते हैं कि उन्हें हिंदी का ध्यान था कि नहीं था। लेकिन पहला भाषण उन्होंने हिंदी में दिया था। तो मुख्य भाषण तो आज़ादी के दिन का नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के रूप में संविधान सभा में दे दिया था। उसके बाद 15 अगस्त के दिन एक भाषण उन्होंने दिया, जो राष्ट्र के नाम संबोधन था और वो आकाशवाणी से जारी हुआ, वो भी लाल किले पर नहीं दिया गया। लेकिन ये दोनों काम करने के बाद, संविधान सभा में भाषण देने के बाद और रेडियो पे देश को संबोधित करने के बाद भी नेहरू को लगा कि नहीं, अभी मैं जनता के बीच नहीं गया। तो वो सुबह-सुबह 10 बजे के आसपास लाल किला पहुँचे। तो प्राचीर पे नहीं गया, नीचे ही खड़े होके झंडा फहराया गया, कुछ उनने बातचीत की, कोई तकरीर नहीं हुई और वहाँ से नींव पड़ी कि भारत का प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को लाल किले पे आया करेगा। आज हम बात करेंगे तो एक तो ये जो किताब जिसका मैं ज़िक्र कर ही लेता हूँ आपसे कि नेहरू मिथक और सत्य, इसका कि मैं लेखक हूँ, तो इसमें उन आज हम जो बात करने वाले हैं, लाल किले पे जो भाषण नेहरू जी के हुए और वो क्या कहते थे, वो अपने मुल्क से क्या कहा कहा करते थे, वो हम चर्चा करेंगे। दूसरी एक और जर्जर सी किताब मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये तो यहाँ से फट रही है। ये है लाल किले के प्राचीर से। ये भारत सरकार ने ही जो संग्रह बनाए थे भाषणों के, जो 15 अगस्त से प्रधानमंत्री के भाषण होते हैं, ये उनका संग्रह है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण हैं जो लाल किले से दिए। इसमें लाल बहादुर शास्त्री के भाषण हैं जो उन्होंने लाल किले से दिए और कुछ भाषण इसमें इंदिरा गांधी के हैं। उसके बाद दूसरी सीरीज है, आगे प्रधानमंत्रियों के भाषण भी होंगे। ये उसका पहला खंड है। इस किताब का पिछला पन्ना ये खोल के जो पीछे बैक कवर है, अगर उसमें से एक हिस्सा पढ़ने का मेरा मन हो रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की कसौटी क्या बताई थी। इस देश में हजारों काम हैं, हजार काम हम करेंगे, फिर भी हजारों काम बाकी रहेंगे। काम का हम इस तरह अंदाजा करें कि हमने कोई नई इमारत बनाई, कोई नया स्कूल बनाया और कोई नया बड़ा काम किया तो ठीक है, लेकिन आखिर में काम का अंदाजा यह है कि इस मुल्क में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं, उनमें से कितने आंसू हमने पोंछे, कितने आंसू हमने कम किए। वह अंदाजा है इस मुल्क की तरक्की का, ना कि इमारतें जो हम बनाएं या कोई शानदार बात जो हम करें, क्योंकि आखिर में यह मुल्क क्या है? यह हिमालय पहाड़ नहीं है। नेहरू मुल्क को समझा रहे हैं लाल किले से। यह आखिर में यह मुल्क क्या है? यह हिमालय पहाड़ नहीं है, न कन्याकुमारी है। यह मुल्क, इसके रहने वाले 36 करोड़ आदमी हैं, मर्द, औरत और बच्चे, और आखिर में इस मुल्क को भलाई बुराई उन 36 करोड़ आदमियों की भलाई और बुराई है। ये बात नेहरू इस तरह की बातें, एक तो ये मैंने बानगी दी, मैं और बातें आपसे करूँगा कि ये मुल्क सिर्फ ये नहीं है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का भूगोल ही मुल्क हो। इस मुल्क में रहने वाले 40 करोड़ औरत, मर्द, बच्चे, वो सब मिलके हिंदुस्तान बनाते हैं। और उस मुल्क की तरक्की ये नहीं है कि भारत की सरकार कोई स्कूल बनाती है, कोई पुल बनाती है, कोई बड़ी इमारत बनाती है। इस मुल्क की तरक्की का पैमाना एकमात्र यह है कि कितने लोगों के आँख में आँसू है और उनमें से कितनों के आँसू पहुँचने में हम कामयाब होते हैं। हम का मतलब भारत सरकार, और हम सब भी भारत के नागरिक हैं, तो हम सब भी उसमें शामिल हैं। ये कुछ बातें हैं। अब मैं आपको वो जो 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने
जो भाषण दिया, उसका ज़िक्र करने का मन होगा और भी भाषणों की चर्चा आपसे होगी। लेकिन एक भाषण मैं पहले सुना लेता हूँ, उसका छोटा-सा हिस्सा, जो नेहरू जी ने 1954 में दिया, लाल किला से। उसको देखिए आप प्रासंगिक है या नहीं है। आज़ादी खाली सियासी आज़ादी नहीं, खाली राजनीतिक आज़ादी नहीं, स्वराज्य और आज़ादी के माने और भी हैं, सामाजिक और आर्थिक हैं। अगर देश में कहीं गरीबी है, तो वहाँ तक आज़ादी नहीं पहुँची। यानी उनको आज़ादी नहीं मिली, जिससे वे गरीबी के फंदे में फँसे हैं। जो लोग फंदे में होते हैं, उनके लिए मानो स्वराज नहीं होता। वैसे वे गरीबी के फंदे में हैं, जो लोग गरीबी और दरिद्रता का शिकार हैं, वे पूरी तौर से आज़ाद नहीं हैं। उनको आज़ाद करना है। इसी तरह हम आपस में इसी तरह अगर हम आपस के झगड़ों में फँसे हुए हैं, आपस में बैर है, बीच में दीवारें हैं, एक-दूसरे से मिलकर नहीं रहते, तब भी हम पूरे तौर से आज़ाद नहीं। ये कौन आदमी सन 54 में कह रहा है लाल किले की प्राचीर से? वो जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ादी की लड़ाई जिसने 30 साल तक लड़ी और उसमें 10 साल जेल में रहा और जिसने अपने हाथ से यूनियन जैक उतार के तिरंगा झंडा आसमान में फहरा दिया, वो नेहरू भी कह रहा है कि ये आज़ादी मुकम्मल नहीं है। कई बार आपने सुना होगा अ, अक्सर भगत सिंह को कोट कहा किया जाता है और कहा जाता है कि भगत सिंह ने कहा था कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी से काम नहीं चलेगा, हमें आर्थिक आज़ादी भी चाहिए। बिल्कुल सही बात भगत सिंह ने कही थी और उसी बात को नेहरू भी कहते थे, भगत सिंह से पहले से कह रहे थे और मुल्क का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कह रहे हैं। तो इसमें आज हमें आपको कहने में जब कई बार आज़ादी के नारे हमने सुना लड़कों ने लगाए, जेएनयू में लगाए थे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में लगाए थे, हमें चाहिए आज़ादी। तो हम में से कुछ लोग जिन्हें आज़ादी का इल्म ही नहीं था कि आज़ादी होती क्या है, वो उन लोगों को देशद्रोही कहने लगे थे। उन पे मुकदमे डाले गए थे, शायद वो मुकदमे अभी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मुल्क का प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होके कह रहा है कि हमें चाहिए आज़ादी और कह रहा है कि जो आदमी गरीब है, उस तक आज़ादी पहुँची ही नहीं है। इसका मतलब आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिसे हमने एक बार में हासिल कर लिया और वो कंप्लीट हो गई। आज़ादी का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि कोई विदेशी हुकूमत थी, वो हिंदुस्तान से चली गई और देश में देशी हुकूमत आ गई। आज़ादी का मतलब होता है हुक्मरानों से मुक्ति। हुक्मरानों से मुक्ति माने जब आज़ाद है, जब लोकतंत्र है, तो यहाँ के राजा हम हैं, आप हैं, देश के 130 करोड़ लोग उसके राजा हैं। तो अगर सरकारें उनके मुताबिक चलती हैं, अगर सरकारें उनके सुख-दुःख का ख़्याल रखती हैं, अगर सरकारें उनके विषयों को, उनके मुद्दों को पकड़ती हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करती हैं, तो हम आज़ादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। क्योंकि आज़ादी तो उसी दिन आएगी जब हर आदमी खुशहाल हो जाएगा। ज़ाहिर है ये कठिन काम है। इसीलिए आज़ादी की लड़ाई 47 के बाद से क्या मैं तो कहूँ बुद्ध, महावीर, भगवान राम और कृष्ण उस ज़माने से चली आ रही है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना कोई वो हिंदू धर्म की स्थापना और सनातन धर्म की स्थापना नहीं करनी है। वो है मानव जो धारण किया जाए वो धर्म, ये गीता में कृष्ण ने कहा है। तो जो एक मनुष्य को जैसे रहना चाहिए, उस तरह से मनुष्य रह सके, वही मुकम्मल आज़ादी होती है, इसीलिए पूरी दुनिया आज़ादी में लगी रहती है। तो कभी कोई आपसे कहे कि वो आज़ादी चाहता है, तो घबरा मत जाइएगा। वो भारत सरकार के खिलाफ या भारत देश के खिलाफ या हमारे आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा है, वो अपने हक माँग रहा है। तो ये बात इसमें कह रहे हैं और यहीं गरीबी तक नहीं रुक रहे हैं, आगे जा रहे हैं सेन चंगुन के भाषण में, बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। जो एक दूसरे के खिलाफ हमें जोश चढ़ता है, उससे ज़ाहिर होता है कि हमारे दिल और दिमाग पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए। चाहे ऊपर से नक्शा कितना ही बदल जाए, इसी तरह की कई बातों से हमारी तंग ख़याली ज़ाहिर होती है। अगर हिंदुस्तान के अगर हिंदुस्तान के किसी गाँव में किसी हिंदुस्तानी को, चाहे वह किसी भी जाति का है या अगर उसको हम चमार कहें, हरिजन कहें, अगर उसको खाने-पीने में, रहने-चलने में वहाँ कोई रुकावट है, तो वह गाँव कभी आज़ाद नहीं हुआ है, गिरा हुआ है। नेहरू लाल किले से कह रहे हैं कि अगर किसी गाँव में किसी व्यक्ति के बारे में अगर वो दलित वर्ग का है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल अगर हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उस गाँव में आज़ादी पहुँची नहीं है। अगर उसे चलने-फिरने में कोई फ़िक्र कस रहा है, उसको अपनी ग्रोथ करने का पूरा मौका नहीं मिल रहा है, तो वहाँ आज़ादी पहुँची नहीं है। ये बात कितने प्रधानमंत्रियों ने जवाहरलाल नेहरू की बात कह पाई, इसको आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत मार्के की बात है और कहना सबके लिए आसान नहीं है। और नेहरू की पीड़ा देखिए कि लाल किले से वो इसी भाषण में एक बात और कह रहे हैं, जो मुझे
जितने भाषण मैंने पढ़े हैं और जितने भाषण मैंने सुने हैं, कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन 2 लोगों के भाषण तो मुझे सुनने को मिले हैं। इससे पहले के प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़ने को मिले हैं। तो अगर मुझे सही-सही याद है तो मैंने ये बात किसी के भाषण में नहीं सुनी, नहीं पढ़ी। नेहरू कह रहे हैं और ये बात उन्होंने कही 15 अगस्त 1960 को, जब उन्हें लाल किले पे तिरंगा फहराते हुए 13 साल हो गए, जब मुल्क अ, आज़ादी के 13 साल पूरे कर चुका, भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ आ गईं, भारत में 2 आम चुनाव हो गए, भारत में एम्स, आईआईटी, अ, बड़ी-बड़ी लैबोरेटरीज़, डीआरडीओ और दूसरी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ जो आज तक कायम हैं, वो सब नेहरू ने स्थापित कर ली। जब देश बहुत से मायनों में आगे बढ़ गया, तब देश के संरक्षक की हैसियत से जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1960 को लाल किले की प्राचीर से जो बात कही, वह किसी प्रधानमंत्री के मुँह से आप शायद ही सुन पाएँ। आज हम यहाँ जमा हुए हैं, कोई तमाशे के तौर पर नहीं, तमाशा देखने या दिखाने नहीं। अब आप सोचिए कि लाल किले पे आज़ादी का जश्न मनाने एक ऐसा आदमी खड़ा है, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और जिसने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को गढ़ा था। उसे शक है कि लोग कहीं तमाशा मनाने तो नहीं आ जाते हैं, कि यहाँ भारत माता की जय और जय हिंद और देशभक्ति के गाने और रंग-बिरंगी पोशाक में बच्चे, दूसरे देशों के राजदूत, हमारे मंत्री, अफ़सर और तामझाम सुरक्षा का लश्कर सब आके बैठ जाए। तो हम इसमें आज़ादी की आत्मा देख रहे हैं या आज़ादी का तमाशा कर रहे हैं? इसका शक पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी ज़िंदगी में होने लगा था। आपको पता नहीं कभी-कभी होता होगा, शायद आपको भी कभी-कभी हुआ हो। तो इस भाषण को मैं थोड़ा-सा हिस्सा पढ़ता हूँ। आज हम यहाँ जमा हुए हैं, कोई तमाशे के तौर पर नहीं, तमाशा देखने या दिखाने नहीं, बल्कि पुरानी बातों को याद करने और आगे देखने के लिए। इसलिए कि फिर से हम अपनी पुरानी प्रतिज्ञाएँ अपने सामने रखें। हमें आज़ादी मिली परिश्रम से, कुर्बानी से, मेहनत से, सब बातों से। लेकिन अगर आप समझें कि आज़ादी मिलने के बाद कौम का काम खत्म हो गया, तो यह एक गलत विचार है। आज़ादी की लड़ाई हमेशा जारी रहती है, कभी उसका अंत नहीं होता। हमेशा उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, हमेशा उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, तब वह कायम रहती है। जब कोई मुल्क या कौम ढीली पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, असली बातें भूलकर छोटे झगड़ों में पड़ जाती है, उसी वक़्त उसकी आज़ादी फिसलने लगती है। इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा, आज का दिन कोई तमाशे का दिन नहीं है। यह एक बार फिर से इकरार लेने का दिन है, फिर से प्रतिज्ञा करने का, फिर से ज़रा अपने दिल में देखने का कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया कि नहीं किया। नेहरू क्या कह रहे हैं? आज़ादी की लड़ाई हमेशा चलती रहती है और मुल्क गफ़लत में पड़ा तो आज़ादी फिसल जाती है। अपनी आज़ादी बचाए रखने के लिए हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज हम कैसे पहचानें कि हमारी आज़ादी क्या है? तो संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, अगर उन पे कभी हमला होता है, हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी आज़ादी पे खतरा है। आप याद करें कि इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो उसके बाद चाहे जेपी हों, चाहे दूसरे बड़े नेता हों, वो सब एक तरह से आज़ादी की लड़ाई ही नए सिरे से लड़ रहे थे और वो जेल जा रहे थे। तो उनके जेल जाने का मतलब ये नहीं था कि वो कोई गुनहगार थे। जो अपने ज़माने में सत्ता के सामने सत्य बोलता है और इंसानी हकों के लिए लड़ता है, उसे भी जेल जाना पड़ता है, उसे भी सज़ा पानी पड़ती है। ये दुनिया का कोई आज का इतिहास नहीं है। सुकरात को भी इसीलिए ज़हर का प्याला दिया गया था कि वो सच बोल रहे थे। मीरा को भी इसीलिए ज़हर का प्याला दिया गया था कि वो सच बोल रहे थे। राजा हरिश्चंद्र, उनको भी राजपाट त्यागना पड़ा था, पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ी थी, मरघट पे जाके कैसे-कैसे काम करने पड़े थे। क्यों? क्योंकि वो सत्य को निभा रहे थे। महात्मा गांधी को भी सीने पर 3 गोलियाँ खानी पड़ी थी, क्योंकि वो सत्य निभा रहे थे। जेपी और इमरजेंसी के आंदोलन में लोगों को इसलिए जेल जाना पड़ा था कि वो सत्य निभा रहे थे। इसीलिए हमारे समय में भी अगर कोई आदमी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाता है या उसे अदालतें सज़ा सुनाती हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गुनहगार हो गया। वो सत्य की उसी महान परंपरा पे चल रहा है, जिस पे हज़ारों साल से बड़े लोग चलते आए हैं। और ऐसे ही लोग जो आज जेलों को जाते हैं, कल को वो मुल्क को रास्ता दिखाते हैं और वही ऊँची कुर्सियों पे बैठते हैं या उनके पीछे चलने वाले उन कुर्सियों पे पहुँचते हैं। तो ऐसे समय में कई बार कभी कानून के नाम पे, कभी संविधान के नाम पे या उन सब बातों के नाम पे जो मनुष्य के हित में है,
मनुष्य के अहित की बातों को जस्टिफाई किया जाता है। अदालतें हमेशा सब कुछ सही करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोकमान्य तिलक को जो राजद्रोह के मामले में जेल हुई थी 6 साल की, वो भी अदालत ने ही सुनाई थी और कानून से ही सुनाई थी। महात्मा गांधी को जो जेल हुई थी, वही भी उसी कानून में सुनाई गई थी जिसमें तिलक को सुनाई गई थी, उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा था। तिलक का मुख्य जो आरोप था वो यही लगा था कि उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी की है। उन्होंने जो लिखा था, उसे अदालतों ने और राज ने माना कि हमारे खिलाफ है। और गांधी जब जेल गए तो उनसे कहा तुम दूसरे तिलक हो। तो बहुत बार आपको देखना पड़ेगा कि जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी कर रहे हैं और उन्हें सरकार कह रही है कि नहीं तुमने राजद्रोह किया है, तो वो वाक़ई राजद्रोह कर रहे हैं या जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। तो जो जनता की आवाज़ उठाते हुए जेल जाते हैं, वो तिलक और गांधी होते हैं, वो सुकरात होते हैं, मीरा होते हैं। तो हमें अपने-अपने ज़माने के तिलक में और गोडसे में फ़र्क करना है। अपराधी भी जेल जाते हैं और देश सेवक भी जेल जाते हैं। ये हमारी चेतना है, हमारी प्रेरणा है कि उन्हें सही-सही पहचान सकें कि कौन बदमाश है और कौन देशभक्त है। इसी भाषण में नेहरू आगे कह रहे हैं जो फिर मैं कहूँगा कि किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा होगा, बहुत कठिन होता है कहना। आज़ादी आई, इंडिपेंडेंस आई, किसके लिए आज़ादी आई? किसके लिए इंडिपेंडेंस आई? क्या वह चंद लोगों के लिए आई? जवाहरलाल के लिए आई कि आपने चंद रोज़ के लिए उसे प्रधानमंत्री बना दिया? जवाहर आएँगे और जाएँगे, और लोग भी आते हैं, जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो आता ही है, जाता नहीं है और रहेगा। तो फिर सबके लिए जो हिंदुस्तान के 40 करोड़ आदमी हैं और औरतें हैं और बच्चे हैं, जो आज़ादी के हिस्सेदार हैं, वारिस हैं, उनको इससे पूरा फ़ायदा मिलता है, तब आज़ादी पूरी है। नेहरू ठोक के 13 साल देश पे राज करने के बाद, अभी तो इंदिरा गांधी के अलावा कोई उतनी दूरी तक पहुँचा नहीं है। 17 साल रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और 16 साल के करीब इंदिरा गांधी ने देश पे राज किया। लेकिन 13 साल में ही नेहरू ये कहने लगे कि आज़ादी आई, इंडिपेंडेंस आई, क्या जवाहरलाल के लिए आई? उसे जो आपने चंद रोज़ के लिए प्रधानमंत्री बना दिया। जवाहर आएँगे और जाएँगे, और लोग भी आएँगे और जाएँगे, लेकिन हिंदुस्तान तो आता ही है, जाता नहीं है और रहेगा। तो असल बात है कि जब भी हम मुल्क के बारे में सोचें, तो नेता के बारे में ना सोचें। हम ये सोचें कि हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन बातों पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है, तब हम इस आज़ादी को और इसके मायनों को आगे-पीछे समझ पाएँगे। और एक भाषण का और यहाँ ज़िक्र करते बनता है, जो बिल्कुल पहली पंक्तियाँ हैं, जो 15 अगस्त 1947 को रेडियो संबोधन में नेहरू कह रहे हैं। आज एक शुभ और मुबारक दिन है, जो स्वप्न हमने हमने बरसों से देखा था, वह कुछ हमारी आँखों के सामने आ गया। चीज़ें हमारे कब्ज़े में आईं, दिल हमारा खुश होता है कि एक मंज़िल पर हम पहुँचे। यह हम जानते हैं कि हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत मंज़िलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंज़िल हमने पार की और यह बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत अब नहीं रहेगी। आज़ादी को बृहत्तर आज़ादी का एक स्टेप जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मुकम्मल आज़ादी है। कह रहे हैं कि ये तो पहला चरण है, अंग्रेज़ चले गए हैं, अब हम आज़ाद हैं। अब हम इस मुल्क को वैसे बनाएँगे जैसे हम इसे बनाना चाहते हैं। आज हम एक आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मुल्क हैं। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूँ, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है, जिसका असली नाम यह होना चाहिए कि मैं भारत की जनता का प्रथम सेवक हूँ। जिस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूँ, वह हैसियत मुझे किसी बाहरी शख्स ने नहीं दी है, आपने दे दी है और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है, मैं इस हैसियत पर रहूँगा और उस खिदमत को करूँगा। आप गौर करिए कि नेहरू ने प्रधान सेवक नहीं कहा अपने आप को, प्रथम सेवक कहा। बाद में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लाल किले से कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। उस समय बहुत लोगों ने इस बात को पॉज़िटिव तरीके से लिया, अच्छी तरीके से लिया कि देखिए मुल्क का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कह रहा है, प्रधान सेवक कह रहा है। तो कितनी अच्छी बात है कि बहुत सी बातों में राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को अपना पहला भाषण लाल किले से देना था, तो उन्होंने उसकी पंक्ति और उसकी प्रेरणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही पहले भाषण से ली। हाँ, फ़र्क इतना कर दिया कि नेहरू ने कहा था कि मैं प्रथम सेवक हूँ, उन्होंने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ।
असल में थोड़ा-सा फ़र्क इसमें है कि नेहरू जो सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जो होता है वो अपनी कैबिनेट में प्रधान नहीं होता है, प्रथम होता है। फर्स्ट अमंग इक्वल्स, माने कैबिनेट के सारे मंत्री समान हैं, लेकिन जब गिनती शुरू करेंगे तो प्रधानमंत्री से शुरू करेंगे, वो पहला होगा। बाकी कैबिनेट के मंत्रियों का दर्जा भी उसके बराबर का है। लेकिन प्रधान से ऐसा लगता है कि वो उस कैबिनेट का मुखिया है, वो होता भी है। ये सिर्फ़ अलग-अलग धारणाएँ संविधान विशेषज्ञ इसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन नेहरू ने कहा कि मैं भारत की जनता का प्रथम सेवक हूँ। और फिर वो बात नेहरू ने जो बात समझाई वो आज तक कायम है, जिसको हमें समझना होगा, जिससे हम आगे बढ़ेंगे। नेहरू कहते हैं हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, सियासी तौर पर एक बोझा जो बाहरी हुकूमत हुकूमत का था, वह हटा। लेकिन आज़ादी भी अजीब-अजीब ज़िम्मेदारियाँ लेकर आती है और बोझे लाती है। अब उन ज़िम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आज़ाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े-बड़े सवालों को हल करना है। सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल हमारी सारी जनता का उद्धार करने का है। हमें गरीबी दूर करना है, बीमारी दूर करना है, अनपढ़पने को दूर करना है और आप जानते हैं कितनी और मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है। आज़ादी महज़ एक सियासी चीज़ नहीं है। आज़ादी तभी एक ठीक पोशाक पहनती है जब जनता को फ़ायदा हो। तो इस तरह की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार लाल किले की प्राचीर से करते रहे। इसमें 2-3 बातें मैं और जोड़ लूँ। एक, वो कोई संबोधन नहीं करते थे। उनके लाल किले के भाषणों में आप भाइयों-बहनों, दोस्तों या ऐसा कोई संबोधन नहीं देखेंगे। दूसरा, वो ये जो रवायत पड़ी जय हिंद बोलने की, अ, वो भी लाल किले की प्राचीर से नेहरू ने ही शुरू की। और नेहरू जब जय हिंद का नारा दे रहे थे, तो असल में वो अपने छोटे भाई, अपने दोस्त सुभाष चंद्र बोस को और उनकी याद को और उनकी वो सलामी जो आज़ाद हिंद फ़ौज दिया करती थी, उसको आज़ाद भारत के कल्चर में जोड़ रहे थे। क्योंकि जय हिंद का नारा तो सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फ़ौज का दिया हुआ नारा है। इसीलिए वो भाषण के अंत में जवाहरलाल नेहरू जय हिंद का नारा बुलंद करते थे। तीसरी चीज़ आप देखें तो मैं जोड़ लूँ, ये मौके कम आते हैं कि जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, वो भी एक तरह से सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी देन है। निश्चित तौर पे वो रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, लेकिन उसे राष्ट्रगान की तरह गाना और उसकी धुन बनाने का काम सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन राम सिंह ने ही किया था। और वहाँ से नेहरू उस राष्ट्रगान को हम सबका राष्ट्रगान बनाते हैं और जिसे आज भी हम लोग फ़ख्र से खड़े होके अ, बोलते हैं, उसकी धुन पे खड़े होते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तो वो समरसता को लेके, सबको साथ लेके चलने की बात उस लाल किले की प्राचीर से किया करते थे। और यहाँ से एक बात और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की कि नेहरू के बाद के लगभग सारे प्रधानमंत्रियों ने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएँ करने के लिए और अपनी उपलब्धियाँ गिनाने के लिए भी लाल किले के भाषण का उपयोग किया। हम लोग जब अपने किशोरावस्था में आए, तो हम इस तरह से भाषणों को सुना करते थे गौर से कि आज प्रधानमंत्री क्या-क्या घोषणा करते हैं, वो घोषणाएँ एक तरह से साल भर में लागू होंगी। तो जैसे भारत सरकार का बजट उसकी आर्थिक घोषणाओं का साल भर में क्या-क्या होंगी, उनका एक घोषणा पत्र होता था, वैसे ही जो लाल किले का भाषण प्रधानमंत्री का होता था, वो उसके सामाजिक और राजनीतिक जो उसके गोल हैं, उनको वो यहाँ डिफाइन करता था और उनको लक्ष्यों को यहाँ बताया करता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं किया। लाल किले के जो 16 भाषण उन्होंने दिए, 17वाँ भाषण जो 1964 में होना चाहिए था, उसके पहले वह इस दुनिया से विदा हो गए। उसमें उस व्यक्ति ने कभी भी ये ज़िक्र नहीं किया कि उसने क्या-क्या हासिल कर लिया है। उसने तो हमेशा ये कहा कि हम चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ बहुत चुनौतियाँ हैं। हम एक नाव पे सवार हैं, अगर हम आपस में लड़ेंगे, तो अगर एक डूबेगा तो दूसरा भी डूब जाएगा, एक गिरेगा तो दूसरा भी गिर जाएगा। हमें सारे मुल्क को एक करना है। जो मुख्य चिंता उनकी रहती थी जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, यही 4-5 चीज़ें हैं, जो भारत को हमेशा आपस में लड़ा देती हैं। कभी हम सांप्रदायिक दंगों में उलझ जाते हैं, कभी हम जातिवाद के नाम पे लड़ते हैं, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ते हैं और कभी भाषा के नाम पे लड़ते हैं। इन चारों चीज़ों को नेहरू लगातार 16 भाषणों में अपने लाल किले से दोहराते रहे। लेकिन क्या हासिल किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने 17 साल के कार्यकाल में, या यूँ कहें 16 साल तक लाल किले पर तकरीर देने से? इसका वर्णन अगर आपको सुनना है, तो सन 1964 का भाषण सुनिए कि नेहरू क्या थे और उन्होंने क्या किया। ये भाषण नेहरू का भाषण नहीं है, ये भाषण लाल बहादुर शास्त्री का भाषण है। लाल बहादुर शास्त्री को सिर्फ़
2 ही बार मौका मिला लाल किले से अपनी तकरीर करने का। उसके बाद उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई। एक इतना बड़ा नेता हम लोगों से छीन लिया गया। उस भाषण का मैं ज़िक्र आपसे करूँगा। एक ये पन्ना ज़रा यहाँ से वहाँ हो रहा है। ये अब यहाँ से शुरू हुआ लाल बहादुर शास्त्री से संबोधन। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, लाल बहादुर शास्त्री बोल रहे हैं। आज से 40 वर्ष पहले की बात मुझे याद आती है, जब हम नौजवान थे। एक वॉलंटियर और सिपाही के नाते हम कहा करते थे कि जिस दिन लाल किले पर हम आज़ादी का झंडा फहराएँगे, उस दिन ही हमारी आज़ादी पक्की होगी। हमने यह भावना उस अपने बहादुर नेता से पाई थी, जिसका नाम हम कभी नहीं भूल सकते। जवाहरलाल जी हमारे देश की आज़ादी के बड़े से बड़े सिपहसालारों में थे और आज़ादी के आने के बाद उन्होंने देश के बनाने का काम अपने हाथ में उठाया। अब देखें लाल बहादुर शास्त्री क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा एक तमन्ना थी सबकी कि जिस दिन लाल किले पे झंडा फहरेगा उस दिन ये मुल्क आज़ाद होगा। और आप ये विचित्र बात देखिए कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि गांधी हमारा नेता था। वो कह रहे हैं जवाहरलाल जी हमारे नेता थे। और 16 साल तक जब तक जवाहरलाल वहाँ से भाषण देते थे, तो वो एक ही बात कहते थे कि हमें बापू के कदमों में चलना है, उनकी दिखाई रास्ते पर आगे बढ़ना है। हमारा सबसे बड़ा नेता महात्मा गांधी है। लेकिन 16 साल में इतना कद नेहरू का बढ़ा कि लाल बहादुर शास्त्री, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कोई गांधी जी से अलग थे। वो तो उनको तो भगवान ने बहुत बड़ा सौभाग्य दिया था कि वो भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, जिस दिन महात्मा गांधी पैदा हुए थे। लेकिन जब वो लाल किले पे खड़े हुए, तो उनके सामने तस्वीर गांधी की नहीं, नेहरू की थी। जवाहरलाल जी हमारे देश की आज़ादी के बड़े से बड़े सिपहसालारों में थे और आज़ादी के आने के बाद उन्होंने देश के बनाने का काम अपने हाथ में उठाया। देश का वह कर्णधार बने और 17 साल तक लगातार दिन और रात एक कर उन्होंने आज़ादी को बनाया और मजबूत बनाया। हमें याद है कि 15 अगस्त 1947 को इस देश में क्या जोश था, क्या उमंगें थीं और ऐसा लगता था कि हमारी खोई हुई निधि, हमारी खोई हुई पूंजी हमने हासिल की है और हमने अपने दिल से अपनी आज़ादी की पूंजी को लगा लिया। 17 साल तक आपने लगातार इस जगह से वह एक सुंदर और स्वस्थ प्रतिमा देखी थी, जो जवाहरलाल जी की प्रतिमा थी। कितने हृदय से लाल बहादुर शास्त्री बोल रहे हैं। 17 साल तक आपने लगातार इस जगह से वह एक सुंदर और स्वस्थ प्रतिमा देखी थी, जो जवाहरलाल जी की प्रतिमा थी। इस जगह पर वह जिस साहस और हिम्मत से खड़े होते थे, जिस तरह से देश का मार्ग दर्शन करते थे, उसे भूलना कठिन है। देश को जिस तरह से 17 साल से इस लाल किले पर खड़े होके जवाहरलाल नेहरू गाइड कर रहे थे, उसको किसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री भुला नहीं पा रहे हैं। इस जगह पर वह जिस साहस और हिम्मत से खड़े होते थे, जिस तरह से वे देश का मार्गदर्शन करते थे, उसे भूलना कठिन है। हमने कुछ ऐसा उनकी आँखों में और अपने दिल हमने कुछ ऐसा उनको अपनी आँखों में और अपने दिलों में बसा लिया था कि हम समझते थे कि उनसे हमें कभी अलग होना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एक अजीब शक्ति दुनिया में काम करती है, जिस ताकत पर हमारा काबू नहीं है। आज वह हमारे बीच में यहाँ नहीं है। आज उनकी गंभीर आवाज़ हमको और आगे ले जाने वाली आवाज़ मौन है। लेकिन वह देश के लिए इतना कर गए, हमारे लिए इतना छोड़ गए कि एक ऐसी बड़ी पूँजी और थाती हमें मिली, जिसको हमें बड़ी ज़िम्मेदारी से निभाना होगा। अब तो देश में बड़े विद्वान पैदा हो गए हैं, जो लगभग हर गलती के लिए जवाहरलाल नेहरू को तुरंत ही पकड़ लेते हैं और समझ लेते हैं। अब तो जो बच्चे हैं हमारे, वो समझ जाते हैं कहीं कोई गलती हुई तो ज़रूर जवाहरलाल नेहरू जी ने की होगी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, ये बात, इतनी गहरा ज्ञान जो आज व्हाट्सएप और ट्विटर और जाने कहाँ-कहाँ के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच गया है, वो लाल बहादुर शास्त्री तक नहीं पहुँच पाया था। और उन्होंने कहा कि नेहरू के बारे में कि लेकिन नेहरू जी देश के लिए इतना कर गए, हमारे लिए इतना छोड़ गए कि एक ऐसी बड़ी पूँजी और थाती हमें मिली, जिसको हमें बड़ी ज़िम्मेदारी से निभाना है। इस तरह से अपने नेता को लाल बहादुर शास्त्री याद कर रहे थे। फिर एक और बात मैं डाल दूँ जो नेहरू ने बिल्कुल कभी नहीं कही, कहीं ज़िक्र नहीं की, कि नेहरू के विकास को, नेहरू ने जो देश की तरक्की की, उसे आर्थिक पैमाने पे बड़े सरल शब्दों में कैसे कसा जाए और कैसे मापा जाए, वो काम भी लाल बहादुर शास्त्री ने अपने 2 भाषणों में से पहले भाषण में ही लाल किले पे कर दिया। आज हमने पिछले 15 साल के अंदर 3 प्लानों में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया है और खर्च करने का इरादा रखते हैं।
20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे कि इस देश में 10-12 साल के अंदर 17-18 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर लेंगे? लेकिन जब हम रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो उसी के अनुसार हमें पैदा भी करना चाहिए। अगर रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ हमारी पैदावार ना बढ़े, तो ये जो नोट बड़ी मात्रा में फैलते हैं, उससे एक इन्फ्लेशन पैदा होता है, उससे कीमतें बढ़ती हैं और आज एक ऐसा अवसर है, समय है, जब हमें सोचना पड़ेगा कि इन कीमतों की बढ़ती की हालत जो है, इससे हम कैसे निपटें। तो एक वाक्य में वो बता गए कि जो हमने 17-18 हज़ार करोड़ रुपए इन 12-15 साल में खर्च किए हैं, वो कहाँ पहुँच गए आप सोचिए ना, 15-20 हज़ार करोड़ ही रुपए तो था जो पाकिस्तान को दिया जाना था, जिसको लेके आज तक हाय तौबा मचती है। तो सन 47 में जहाँ 5 करोड़ और 15 करोड़ इतनी बड़ी रकम रही हो कि जिसके लिए आज तक देश मचलता हो, वहाँ आगे चल के 20 हज़ार करोड़ रुपए 3 पंचवर्षीय योजनाओं में मुल्क को लगाना, मुल्क का विकास करना, कौन-सी चीज़ है? ये कुछ बातें जो ये जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं और मैं लाल बहादुर शास्त्री कह रहे हैं नेहरू जी के बारे में, वो मैं आपसे कह रहा हूँ। और इस तरह से तो आज जो ये बातचीत हुई, बहुत धीमे-धीमे मैंने आपसे बातचीत की, लेकिन ये बहुत प्रशांत भाव की बातचीत है। इन सारे भाषणों को मैं फिर याद दिला दूँ कि 2 चैप्टर शुरू के इसमें हैं, हमें चाहिए आज़ादी और आज़ादी का मतलब और भारत माता। इन 3 चैप्टर जो बहुत लंबे-लंबे चैप्टर्स हैं, वो लगभग इसमें सारे भाषण उसमें नेहरू जी के आ गए हैं। उन्हें आप सुनें और आज के दिन पे समझें कि हम अपने दिमाग से ये मुगालते निकाल दें कि आज़ादी का मतलब यूनियन जैक उतर जाना और तिरंगा फहराना होता है। तिरंगा की जो भावना है, तिरंगा में जो बातें लिखी हैं, जब तिरंगा फहराता है, हरा-हरा के दिखाई देता है, तो उसके अगर विचारों को, उसकी अगर फ़िलॉसफ़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम सही मामले में आज़ाद हैं। अगर हम वैसा नहीं करते हैं, तो फिर सब गड़बड़ है। फिर तो ये हो गया कि हम तिरंगे के नीचे भी वही काम कर रहे हैं, जो यूनियन जैक के नीचे होता था। इसीलिए जो नेहरू नेहरू शुरू में कह रहे हैं कि अगर चंद लोगों के हाथ में सत्ता पहुँच जाए, उसका मतलब आज़ादी नहीं है। हर आदमी के पास सत्ता का पहुँचना आज़ादी है, हर आदमी के पास तो खुशहाल होना आज़ादी है। यही सब चीज़ें आज 15 अगस्त 2020 को भी हमारे लिए मौजूद हैं और इन्हें हमें समझना होगा। तो आज के जो हमारे सामने मुख्य टारगेट हैं, आज जवाहरलाल नेहरू होते, तो शायद वो कोई बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर रहे होते। वो सबसे पहले आपके सामने आते और कोरोना से मृतकों के आँकड़ों के बारे में चर्चा करते। हो सकता है कि वो 1 मिनट का मौन रखते कि इतने हज़ार लोग मर गए हैं। उस बात पे दुखी होते कि आज हमारे यहाँ जो बीमार होने वालों का आँकड़ा 25 लाख से ऊपर पहुँच गया है और 6-7 लाख लोग अभी ऐसे हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। वो इस बात को भी बहुत सीना ठोक के दर्ज करते कि हाँ, मैंने बहुत इंतज़ाम किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिनकी तकलीफ़ें हैं, जिन तक दवा नहीं पहुँच पा रही है, जिनकी जाँच नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि नेता का काम ये है अगर हम बीमारी को एड्रेस ही नहीं करेंगे, तकलीफ़ को मानेंगे ही नहीं, तो उसके हल करने की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे? नेहरू का तरीका ये था कि वो पहले कमज़ोरियों को स्वीकार करते। फिर वो आते तो वो बिहार की बाढ़ के बारे में चर्चा करते। फिर वो आते तो बंगलौर में जो 2-3 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, उसकी चर्चा भी करते। वो अपने वर्तमान में खड़े होके आपसे बात करते, फिर गांधी और भविष्य की ओर जाते। तो जो आदमी अपने भविष्य की चिंताओं को नहीं समझ रहा है, अपनी नज़र से नहीं देख रहा है, वह व्यक्ति इस मुल्क की आज़ादी की खिदमत नहीं कर रहा है। अगर हम अपना काम ज़िम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं, हम आज की समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं, हम दूसरे के चश्मे से दुनिया को और देश को देख रहे हैं, तो हम फिर आज़ादी का काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम नौकरी के संकटों में पड़े, नौकरी से निकाल दिए गए, कम वेतनों पे काम कर रहे, बेरोज़गारी में जूझ रहे, अपने दोस्तों, अपने साथियों की मदद नहीं कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था और जीडीपी की चर्चा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम आज़ादी में अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों की बातें कर रहे हैं। तो आज के इस 15 अगस्त पर मैं यही कहूँगा कि हम सब आज़ादी को पहले पहचानें, फिर उसे बचाएँ और फिर उसे एक गुलाब के फूल की तरह खिलाएँ, उस गुलाब के फूल की तरह जो जवाहरलाल नेहरू के यहाँ सीने पे लगा रहता था। वो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारी रामनामी, गंगा-जमनी कल्चर का एक प्रतीक था जो पूरी दुनिया में उसकी खुशबू बिखेरता था। तो आज के 15 अगस्त के बहाने मैंने लाल किले से नेहरू जी के भाषणों की चर्चा कर ली, उनके कामों की चर्चा कर ली। आज की बातचीत में इतना ही। जय हिंद।